नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है एमपीपीएससी के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम एक बार नहीं अनेकों बार लहराने वाले आशीष चौहान जी। ठीक है ना। आशीष चौहान जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे दूं। आशीष चौहान जी ने 2022 की जो एमपीपीएससी है उसमें एडी एजुकेशन का पद उन्होंने प्राप्त किया। इसके अलावा 2023 एवं 2024 के साक्षात्कार देने वाले हैं ये। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जो व्याख्याता की परीक्षा होती है, जिसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से भी जानते हैं, उसमें ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें इन्होंने अभी इंटरव्यू दे के आए हैं। और अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में अहिल्या विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आशीष भाई? मैं अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं? तो आपसे बहुत दिनों बाद आपसे बात करने का सौभाग्य मिला है, तो मैं एकदम हृदय से एकदम गदगद हूँ अभी तो। और बिल्कुल आपके चेहरे की मुस्कान देखते ही मेरे चेहरे की मुस्कान भी बनती है। तो कुछ जानकारी, वैसे तो हम काफी बात करते रहते हैं क्योंकि हम दोस्त हैं, तो पर हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को भी आपके बारे में जानना था, आपकी कहानी से इंस्पायर होना था। इसलिए आज हम बातचीत से इस सिलसिले में आपसे कुछ कुछ बातें करेंगे। तो बस जैसे आप मुझसे बिना कैमरे के बात करते हैं, वैसे ही कैमरे के सामने आपको उतनी ही स्वतंत्रता है से उतनी ही स्वच्छंदता से आपको आपको मुझसे बात करनी है और हमारे दोस्तों के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानना चाहूंगा। तो किस परिवार, किस स्थिति से आप आते हैं? पारिवारिक पृष्ठभूमि में मैं भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र में रहता हूँ। हम परिवार में 6 लोग हैं, जिसमें हम 4 भाई और माता पिता है। पारिवारिक आर्थिक स्थिति के बारे में बात करूं तो पिताजी स्ट्रीट वेंडर हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं। 2 बड़े भाई हैं तो वो प्राइवेट जॉब करते हैं, और माता श्री हाउस वाइफ है। इसके अलावा पढ़ाई में देखूं तो पढ़ाई में मेरे घर में ज़्यादा ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि जहाँ पर पढ़ाई को लेके बहुत हम्म। एकेडमिकली किसी ने कुछ किया हो। हाँ, प्रोत्साहित अब किया जाता है कि हाँ, आपको पढ़ना चाहिए यदि आप पढ़ने में अच्छे हैं। तो मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि मुझे सपोर्ट मिला हमेशा कि हाँ ठीक है, तुम्हें पसंद है पढ़ना तो पढ़ो। और इसके अलावा बाकी अ, स्कूलिंग आपकी बैरागढ़ से ही कंप्लीट हुई है? जी, मेरी स्कूलिंग जो है शासकीय मॉडल स्कूल से पूरी हुई है। जी, आपने मतलब पूरी 12th तक एजुकेशन सरकारी स्कूल से हाँ, की है। सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई तो की। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जहाँ एक और हम प्राइवेट एजुकेशन को ही असली एजुकेशन मान चुके हैं, वहाँ हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण भी है जिसमें संपूर्ण शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा होती है, उसे सरकारी स्कूल से करने के बाद भी इतनी उपलब्धियों को पाया है। एमपीपीएससी में एक बार नहीं अनेकों बार सिलेक्ट हुए हैं। तो आगे आशीष भाई की स्कूलिंग के बारे में, स्कूलिंग के बाद आपने जो है ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? हाँ, स्कूलिंग के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन भोपाल के ही हमीदिया कॉलेज से पूरा किया। फिर मास्टर भी मैंने कंटिन्यू किया यहाँ से। इसके बाद मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा दी, जी। और जिससे मैंने उत्तीर्ण भी किया। जी। और अभी मैं वर्तमान में रिसर्च स्कॉलर हूँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। अच्छा, तो आपने ये कैसे सोचा कि मुझे राज्य सेवा में जाना है, मुझे एमपीपीएससी या सिविल सेवाओं की तैयारी करनी है? तैयारी में कैसे आया? जी सर। मतलब 10th तक तो हमें नहीं पता था कि लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा होती है। हाँ, चूंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ तो वहाँ पर अधिकारियों के दौरे साल में 1-2 बार होते रहते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है 2015 में जो तत्कालीन भोपाल के जो डीएम थे, शायद आदित्य श्रीवास्तव जी, मैं जी। जहाँ तक पूरा नाम याद कर पा रहा हूँ, तो वो दौरे पर आए हुए थे हमारे स्कूल में। तो सरकारी स्कूल में जब दौरा होता है तो वो एक उत्सव हो जाता है स्कूल में। मतलब सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाती है, टीचर समय पे, और पढ़ाई बिल्कुल एकदम, और लैब भी तेज हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। हम्म। लेकिन फिर वापस से यथास्थिति हो जाती है 1-2 दिन बाद। तो फिर मुझे ये सोचने में आया कि इनमें ये लोग कौन हैं जो, ऐसा कौन व्यक्ति हाँ, आ गया है जिसमें कि इतनी जिससे पावर है? व्यवस्थाएं इतनी चेंज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से फिर जब पता चला कि ये कौन होते हैं, और फिर धीरे धीरे गुरुजनों ने ही बताया कि ये बनते भी कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि एक परीक्षा होती है लोक सेवा आयोग की। तो वहां से फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ कि इस फील्ड में जाना है, क्योंकि यहाँ से जुड़ाव। अच्छा, तो अब ये फील्ड से जुड़ी हुई बात हुई, तो कई प्रश्न आते हैं कि तैयारी कौन करे, तैयारी किस व्यक्ति को करनी चाहिए? कौन व्यक्ति है जो राज्य सिविल सेवाओं की तैयारी करे, और दूसरी बात, कब शुरू करे? क्या 12वीं के बाद शुरू करे, क्या ग्रेजुएशन के बाद शुरू करे? कई गृहिणियां हैं वो सोचती हैं क्या हम शुरू कर सकते हैं। कई जो मेरे ख्याल से जिनको प्राइवेट जॉब करते हुए भी काफी समय हो गया, वो भी सोचते हैं क्या हम शुरू कर सकते हैं। तो कौन तैयारी करे और कब शुरू करे? जी। अ, वैसे किसी भी परीक्षा में कुछ कुछ स्कूली स्तर की परीक्षाओं को छोड़ दें,
तो ऐसी परीक्षाओं में कोई मानक नहीं होता है कि कौन आ सकता है और कौन नहीं। लेकिन हाँ, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा जो रुचि है, हमारा जो इंटरेस्ट है उस एग्ज़ाम की ओर है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे जो लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा, तो एक सबसे बड़ा जो होता है वो होता है अपने आस-पास की सोसाइटी के प्रति एक जो सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है। यदि आप में वो है, महसूस आप कर पाते हैं, आप देख पाते हैं कि एक गरीब बच्चा काम कर रहा है जहाँ वो स्कूल जाना चाहिए, आप देख पाते हैं कि एक जो मज़दूर है उसे एक बेसिक नीड नहीं मिल पा रही है, जो मजबूरी होती है। जब आप महिलाओं को देख पाते हैं कि वो उन्हें पढ़ाना चाहिए बट वहाँ उनका बाल विवाह या ऐसे मैरिज में हाँ, उलझे हुए हैं। जब आप ये महसूस कर पाते हैं तो आप समझिए कि आप पहली क्वालिटी पूरी करते हैं। मतलब सामाजिक समस्याओं को आप हाँ, सचेत हैं उनके बिल प्रति, तो आप पहली आप क्वालिटी तो पूरी हाँ, कर आप रहे हैं। आना इसके बाद आता है कि आपका पढ़ने में कितना मन होता है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रतियोगिता का जो दौर है सर, बिल्कुल, उसमें आप किसी को ज़बरदस्ती तैयारी नहीं करा सकते। बिल्कुल सर। यदि आपका झुकाव है पढ़ाई की ओर और आप नई-नई चीज़ें जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 2-3 क्वालिटीज़ हैं। इसके बाद तो फिर सब जो सिलेबस की तैयारी और जो बाकी क्वालिटीज़ हैं, वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन मूलतः ये 2 होनी चाहिए कि एक लंबी मैराथन है, साल, डेढ़ साल, इससे ज़्यादा भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये यदि क्वालिटीज़ हैं। तो दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, पहली बात हाँ, तो ये, और दूसरा समर्पण, समय देना, हाँ, समय दे सको आप। बिल्कुल। एक और जो हमारे यहाँ है कि काक चेष्टा बको ध्यानम, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी जो क्वालिटीज़ हैं, अनुशासन, दृढ़ संकल्प, डिसिप्लिन लाइफ़, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? और थोड़ा-सा चैलेंजेस भी आते हैं तैयारी के दौरान, थोड़ा समाज से थोड़ा-सा कटाव-सा हो जाता है। आपकी सोशल लाइफ़ थोड़ी-सी टूट जाती है। हुँ, तो यदि आप ये चैलेंजेस झेलने के बाद एक फ्रूटफुल लाइफ़ जीना चाहते हैं, समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपको आना तैयारी में चाहिए। आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि किसे तैयारी नहीं करनी चाहिए? चूँकि सिविल सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जो सभी को एक समान मौका देती है। जी, इससे मैटर नहीं करता कि आप पढ़ने में कितना तेज़ रहे हैं या कितना तेज़ हैं। यदि आप डेडिकेटेड हैं, तो आप इस आपको और आपका इंटरेस्ट है इस तैयारी में, तो आपको करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि एन्जॉय करते हुए तैयारी हो, आप चाहते हैं कि संसाधनों का जो हर समय आपको संसाधन उपलब्ध रहे, तब आप तैयारी करें और साथ-साथ आप मतलब एन्जॉय भी करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा ये मुश्किल हो जाता है। तो कहीं न कहीं यह मेरे बैलेंस जैसे लोगों के बनाना लिए तैयारी नहीं है मतलब। अ, मैं एन्जॉय करके चाहता हूँ। तो सीधी-सी बात सर कह रहे हैं कि त्याग करना पड़ेगा। आप सोचिए कि हम दोस्तों के साथ घूम भी लें और शादी फंक्शन भी अटेंड कर लें और सारी चीज़ें करने के बाद और हम सोचे कि हम सिविल सेवक बन जाएँ, तो शायद मैं कहना चाह रहे हैं सर कि थोड़ा कठिन है। हाँ, थोड़ी-सी मुश्किलात आती हैं। बिल्कुल सर। और इसके अलावा सर एक बात रहती है कि तैयारी में कई लोग रहते हैं कि वो लगातार 1 पंचवर्षीय, 2 पंचवर्षीय मतलब लगातार 5 साल, 10 साल तक गुज़ारते रहते हैं। तो तैयारी कब छोड़ें और क्या प्लान भी लेकर चलना इस तैयारी में ज़रूरी है? जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है जो वर्तमान में हमारे समक्ष एक चुनौती भी है, क्योंकि पीएससी की परीक्षाओं का जो रवैया रहा है, तो ऐसे में कई बार हमारी तरफ से गलती नहीं भी होती है, फिर भी हमें उसको भुगतना होता है या हमारा समय बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि यदि हम कम उम्र के दौर में हैं, यदि 21-22 साल की उम्र में दे रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट तो फुल श्रद्धा के साथ पूरा ध्यान देते हुए बिना कुछ सोचे देना चाहिए। लेकिन यदि हमारे समय होता है और ये 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा लग रहे हैं और यदि हम कुछ स्तर प्री के स्तर पर ही रुक जा रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल होके सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना होगा, थोड़ा व्यावहारिक होके। और ये डिसीज़न इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। बिल्कुल, मेरे केस में चूँकि मेरा परिवार आर्थिक रूप से उतना सक्षम सक्षम नहीं था, नहीं। तो मुझे एक मतलब विकल्प ज़रूरी था। तो मैंने इसके लिए प्रयास किए, जैसे कि मैंने व्यापमं का ग्रुप 3 का भी एग्ज़ाम निकाला हुआ था। उसी समय मैंने नेट जेआरएफ भी उत्तीर्ण किया और फिर वो तो भगवान का आशीर्वाद था कि पीएससी की प्रक्रिया भी समय के साथ-साथ हो गई। बिल्कुल, समय के साथ हाँ, प्रक्रिया चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ी जी। कृपा है। तो उसके बाद अब प्रक्रिया चलती रही और मेरे ख़्याल से कि फिर किन लोगों को छोड़ देना चाहिए मतलब ये, कब छोड़ देना चाहिए? मुझे लगता है कि पीएससी में यदि आपने 5-6 अटेम्प्ट दे दिए हैं और आपका प्री या मेंस पे ही बाधा आ जा रही है, कि आप प्री ही क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं या मेंस में ही क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि हमारे में कमी है। और यदि 5-6 अटेम्प्ट के बाद भी हम उस कमी को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक बेहतर जीवन के लिए दूसरे विकल्प भी खोलें। दूसरे विकल्प और पे यदि आप बहुत अच्छी इंटरव्यू तक जा रहे हैं, तो ये भी दिखाता है कि आप में पोटेंशियल पूरा है।
बस थोड़ा-सा और दिशा देने की ज़रूरत है, तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। चलिए, तो सर का कहना है कि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा के स्तर पर लगातार असफलता मिलती है, तो हमें प्लान बी देखने की आवश्यकता है। और यदि मुख्य परीक्षा प्राप्त कर साक्षात्कार के स्तर तक जा रहे हैं आप, मतलब आप में पोटेंशियल है, कहीं न कहीं भाग्य और ईश्वर का साथ मिलेगा, तो आप सफल हो जाएँगे। बिल्कुल, क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ सर? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो पीएचसी का एग्ज़ाम मैं हर बार बताता हूँ कि 3 स्तर का एग्ज़ाम होता है और तीनों स्तर पर हम टॉपर्स से उनकी रणनीति पूछते हैं। और ये रणनीति पूछने का उद्देश्य इतना रहता है कि आप अपने अनुसार उस रणनीति को मॉडिफ़ाई कर सकें या उनकी कुछ अच्छी बातों को आप अपना सकें। तो सर से भी मैं पूछना चाहूँगा कि 3 स्तर पे तो सबसे पहले तो सर मैं प्रारंभिक परीक्षा की आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें? जी सर, हमने अपने ग्रुप में जो भारत मंथन अकेडमी है, उसमें इससे संबंधित कुछ वीडियोज़ भी हमने डाले हुए हैं। अच्छा, फिर भी मैं ब्रीफ़ करना चाहूँगा इसमें। प्रारंभिक परीक्षा में पहले सबसे पहले हमें देखना होगा सिलेबस उसका और ये समझना होगा कि वो सिलेबस कैसे डिफ़ाइन किया गया है। तो इससे ये आपको सीधे सिलेबस देख के नहीं समझ आएगा, उसके लिए आपको मदद लेनी होगी पीवाईक्यू की। आप पिछले 5 साल के मिनिमम पीवाईक्यू उठाइए और समझिए कि वो सिलेबस से कैसे लिंक हो रहा है। क्या किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो जब आप ये चीज़ें थोड़ा समय देंगे इसमें 5 दिन, 6 दिन, सप्ताह भर, तो आपको पकड़ आएगा कि कुछ टॉपिक 50 से 60% रिपीट ही हो रहे हैं। उन्हीं से घूम फिर के प्रश्न आ रहे हैं। और फिर आप कुछ क्वेश्चन करंट से निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन आप अपने जीके को स्ट्रॉन्ग बना के निकालेंगे। तो इस प्रकार से जब आप एनालिसिस करके तैयारी करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर आप कम समय में तय कर सकते हैं। मैंने 22, 23 और 24 तीनों प्रीलिम्स में बहुत कम-कम समय, आप तो जानते ही हैं सर, बिल्कुल, बिल्कुल। कम समय मिला। 1-1 लेकिन महीने की तैयारी में हाँ, निकल 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने का समय। तो उसमें सही स्ट्रैटेजी रही कि पीवाईक्यू का सही उपयोग किया, सिलेबस पे अच्छी पकड़ बनाई, तो ये 2 चीज़ें करने के बाद प्रीलिम्स में बाधा उतनी नहीं आती। और प्रीलिम्स में मैं सच कहूँ तो थोड़ा-सा संयोग भी मानता हूँ कि दिन कैसा है। आप उस दिन के टेम्परामेंट को कैसे सँभाल पाते हैं। आप अपने आस-पास के लोगों से प्रभावित तो नहीं होते हैं कि अरे! पेपर कठिन आया है, हुँ, मेरा ही कठिन हो रहा है, बाकी सब कर दे रहे हैं। सबका सरल हो तो रहा है, ये सबसे बन रहे हैं। टेम्परामेंट यदि आपने सँभाल लिया, तो मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स में बाधा आएगी। ठीक बाकी है। आशा आशा सबसे बड़ी चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर का कहना है कि सिलेबस की समझ रखिए, पीवाईक्यू जैसे बताया जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से भी हम जानते हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस कीजिए, ठीक है ना? और केवल प्री की तैयारी ना करें सर, मेरा ये मतलब कि जैसे कि बाकी टॉपर्स ने बताया कि प्री केवल पहले अगर तैयारी शुरुआत में कर रहे हैं, तो क्या मेंस की तैयारी से शुरू करना बेहतर होता है? जी सर, मैं इसी में ये ऐड ऑन भी करना चाह रहा था कि एक जो मैं जब अपना खुद का एनालिसिस करता हूँ कि मुझे लगातार ये मौके क्यों मिले हैं, तो कहीं न कहीं मुझे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मैंने अपना मेंस अच्छा करके रखा हुआ था। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप सिलेबस में आप सीधे लिंक नहीं कर सकते, लेकिन जब आप मेंस पढ़ रहे होते हैं तो वो सीधे वहाँ पे लिंक होते हैं और वो प्री में आ जाते हैं। तो यदि आपका मेंस स्ट्रॉन्ग है तो विश्वास मानिए आप जो 1 नंबर 2 नंबर से कई लोग रह जाते हैं सर जी, बाउंड्री पे, बिल्कुल। तो वो जो पूछते हैं कि हम वो कैसे पार करें? तो मैं उनको सलाह देता हूँ आप मेंस स्ट्रॉन्ग कीजिए। हुँ, आपका जितना अच्छा चारों जीएस के पेपर होंगे आपके जो 1-2 नंबर है वो आपको एज दिला देंगे, 4-5 नंबर तक आप एज ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत य आप यदि 1 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत प्रॉपर मेंस के साथ करनी चाहिए, ताकि आपका एक फाउंडेशन बहुत अच्छा बिल्डअप हो और सीधे आप फेंक ना रटें। आप ताकि कांसेप्ट भी बने, फिर उसके बाद आप लास्ट के 2-3 महीने फैक्चुअल चीज़ें करें जो पीएससी की डिमांड है। तो मुझे लगता है कि मेंस इम्पोर्टेंट है पहले, फिर उसके अनुसार पीएससी प्रारंभिक परीक्षा को शेड्यूल किया जाना चाहिए। तो भई तैयारी करना है तो समग्र दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। पहले भी मैंने कहा है कि समग्र दृष्टिकोण हर टॉपर बताता है कि मेंस के साथ पहले मेंस से शुरुआत करें और मेंस के सिलेबस में प्री का आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा मेरे ख्याल से बिल्कुल, सर, बिल्कुल सर, है ना? फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं क्या छूट रहा है, फिर फैक्चुअल डेटा पर ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल। ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई। अब मेंस का महासंग्राम जिसको कहते हैं 6 दिन की तैयारी होती है सर। 6 दिन बिल्कुल मौत के दिन लगते हैं। तो 6 दिन की जो परीक्षा होती है, जो मेंस की जो परीक्षा है, जिसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं, 1 हिंदी, 1 एथिक्स और 1 निबंध। बिल्कुल, तो सर इसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए मेंस की तैयारी के लिए हमें? बिल्कुल सर। क्योंकि मेंस एक ऐसी परीक्षा है जो सिर्फ़ 6 दिन में डिसाइड नहीं होती है। आप पिछले 3 महीने से क्या कर रहे हैं, उस पे ज़्यादा ये निर्भर करती है। यदि आपने वो 3 महीने 4 महीने अच्छे से सँभाले हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर चीज़ पे फ़ोकस किया है अपनी ब कमियों पे, अपनी मजबूतियों पे,
तो यकीन मानिए वो 6 दिन आपको जैसे कि नवरात्रि लगती है या रमज़ान लगता है, वैसे ही वो 6 दिन आपको उत्सव की तरह लगेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यदि आप सिलेबस पे प्रॉपर पकड़ बना के रखते हैं, थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाते हैं लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए, हुँ। क्योंकि आप बुक नहीं पलट सकते शॉर्ट लास्ट में नोट्स का तो जाके। सर मैं पूछूँगा ही अलग से हाँ, हाँ, आपसे। बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो नोट्स आप बनाएँ। इसके अलावा आंसर राइटिंग, चूँकि हर एग्ज़ाम का एक कोर होता है जिसके बिना एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता, तो मेंस का होता है कि आपकी लिखावट कैसी है। तो आपका आंसर राइटिंग पे फ़ोकस कितना है, कितने अच्छे से आपने उस पे इम्प्रूवमेंट किया है, काम किया है ना? और रेगुलैरिटी कितनी है, डिसिप्लिन कितना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन लिख रहे हैं, 3 दिन नहीं लिख रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें मायने रखाती है मेंस के लिए। बाकी कंटेंट तो ऑब्वियसली है, नॉलेज तो वो चेक करना ही चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन एस्पेक्ट पे यदि हम ध्यान दें, तो मेंस एक अच्छा व्यू हो सकता है। और लास्ट के 6 दिन जो होते हैं, उसमें हमें पहले से प्लानिंग करनी होती है कि हम उनको कैसे यूटिलाइज़ करने वाले हैं। क्योंकि हमें जैसे एक पेपर हमने दिया, उसके बाद मुश्किल से हमें 6 से 7 घंटे मिलते हैं अगले बिल्कुल, पेपर के लिए, क्योंकि रेस्ट भी करना है, ये भी। तो 6 से 7 घंटे में आपको 10 यूनिट कैसे रिवाइज़ करनी है? तो आप बुक तो उठा नहीं सकते, आपके शॉर्ट नोट्स रेडी बिल्कुल। होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस क्वेश्चन में क्या डालना है, खासकर लॉन्ग क्वेश्चन में 10 मार्कर। तो कुछ ऐसे प्लानिंग की जाती है। तो वो 6 दिन फिर और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं प्लानिंग के नज़रिए से। तो सर के साथ क्योंकि मुख्य परीक्षा में सर का अच्छा एक्सपीरियंस है, 22 का तो सर ने निकाला ही है, एडी एजुकेशन के पद पर है। इसके अलावा मैंने बताया 23 की मुख्य परीक्षा भी सर ने पास करी, 24 सर और मैंने साथ में दिया है। तो शायद शॉर्ट नोट्स बनाने की सर की एक अलग वो है विधा, और सर शॉर्ट को भी शॉर्टेस्ट कर देते हैं। तो सर कैसे बनाते हैं वो शॉर्टेस्ट नोट्स? मतलब लघुत्तम बोलते हैं इसको। जी सर। सर चूँकि मेंस में एक मेरी प्लानिंग रहती है कि मैं क्वेश्चन गेस करने की कोशिश करता हूँ कि एक सिलेबस है, सिलेबस के पॉइंट से क्या-क्या डायमेंशन में क्वेश्चन जा सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली मैं पीवाई की भी मदद लेता हूँ, टेस्ट सीरीज़ की मदद लेता हूँ, खुद का भी दिमाग लगाता हूँ। तो जब मुझे ये समझ आता है कि ये डायमेंशन में क्वेश्चन मैक्सिमम जा सकता है और ऑलरेडी ये रिपीट हो चुका है, तो फिर मैं उस टॉपिक के शॉर्टेस्ट नोट से मेरा मतलब है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पर क्वेश्चन आया, तो मेरे मेरे पास मुझे पता है कि पीवाईक्यू में ये आ चुका है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सरकार का पूरा फ़ोकस है। हुँ। तो अब मैं जब ये नज़रिया मेरे पास है, तो मैं उसमें 6 फैक्ट कि उसकी डेट वो कब चालू हुआ, उसके टारगेट्स क्या हैं, है ना? और उसके प्रोविज़न क्या हैं? और उसमें करंट से अब मैं इसको जोड़ूँगा कि वर्तमान में क्या-क्या उपलब्धियाँ, क्या-क्या कमियाँ रही हैं करंट के डाटा से जोड़ के। जैसे कि अभी मैं विदेशी व्यापार का डाटा डाल डाल दूँगा, अपने आयात-निर्यात का डाटा ऐसे करके, और रोज़गार में क्या योगदान, ये करंट से ऐसे लिंक बिल्कुल, करके। बिल्कुल। ऐसे मैं 8 डाटा पॉइंट में लिख दूँगा, और जैसे ही मुझे दिखेगा कि आत्मनिर्भर भारत का मूल्यांकन कीजिए या ऐसे सिमिलर क्वेश्चन, तो मुझे ये तय है कि वो 8 पॉइंट तो जाने हैं। तो ये मेरी रणनीति रहती है किसी भी टॉपिक को लेके, खासकर 10 मार्कर और 7 मार्कर को लेके। तो सर के कहने का अभिप्राय ये है कि आप सिलेबस को गाइड बनाइए, जी, और सिलेबस के आधार पे आप अनुमान लगाइए पीवाईक्यू के कि कौन-सा हाँ, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और उस सिलेबस के बिंदु के आधार पर अब अन शॉर्ट संभावित नोट्स, हाँ। संभावित आप जो है शॉर्टेस्ट कर सकते हैं उसको, हुँ, कि बस केवल सिलेबस के पॉइंट को आधार हाँ। बनाकर उसके पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके आयाम लिख लीजिए, बस आपके नोट्स कंप्लीट हाँ, हो गए। ऐसे पॉइंट जो एग्ज़ाम में जाने ही चाहिए, ऐसा डाटा जो एग्ज़ाम में जाना ही चाहिए। हुँ। ऐसे इस आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएँ, ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। जैसे पानी के बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हमने को बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल डालनी पड़ेगी जिसके बिना आंसर ज़िंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल। चलिए ठीक है। इसके अलावा करंट अफ़ेयर की प्री में तो भूमिका रहती है सर, एक पूरी यूनिट करंट अफ़ेयर की हाँ, है सर। मेंस में क्या भूमिका है करंट अफ़ेयर की? जी सर। सर चूँकि मैंने सेल्फ स्टडी से तैयारी की है, पूरा जो सिलेबस है मैं और मेरे दोस्तों ने तैयार किया है, हमने कोई संस्था से मार्गदर्शन नहीं लिया। टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए गए हैं, लेकिन सिलेबस हमने, जो सिलेबस तो की हाँ, जो मूल तैयारी होती है मूल वो तैयारी आपने वो हमने खुद नहीं खुद की है, ने हाँ। की है। दोस्तों ने सहयोग किया एक-दूसरे का। तो उसमें हमारा ये जो फ़ोकस था कि पीएससी की एक पारंपरिक दुनिया है, कि जहाँ पे आप किसी कोचिंग के नोट्स रट लीजिए, उसमें जो डाटा दिया है वो रट लीजिए और डाल के आ जाइए, आपको हो सकता है पास हो जाए, हो सकता है नहीं हो। लेकिन हमारा उद्देश्य था कि हम करंट में थोड़ा अप लेवल की चीज़ें दें, थोड़ा यूपीएससी को टच करें, ताकि हम दूसरों से थोड़ा अलग बन सकें। क्योंकि हो सकता है कि हमें चूँकि गाइडेंस नहीं है, हम खुद से कोशिश कर रहे हैं, तो हम पता नहीं कहाँ ब्लंडर कर सकते हैं। तो हम चाह रहे थे कि कहीं कमी ना रहे और एक चीज़ें एडवांस दी जाए। तो करंट अफ़ेयर पे हमारा फ़ोकस था कि जहाँ-जहाँ लिंक हो सकता है और जो अच्छा डेटा दिया जा सकता है,
तो वो हमने यूज़ किया। जैसे कि हमने विज़न आईएएस का यूज़ किया, ओनली आईएएस का यूज़ किया, इसके अलावा दृष्टि आईएएस का यूज़ किया। तो यहाँ से डेटा निकाल के और इसके बाद हमने जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आती है, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है और मध्य प्रदेश सरकार का सर्वे आता है। भारत सरकार के सर्वे की समरी विजन आईएएस बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से हमने कंटेंट निकाला। केस स्टडी एथिक्स में चूँकि बहुत एथिक्स में स्कोरिंग केस है, स्टडी। तो वहाँ पे मैंने क्या किया कि ओनली आईएएस का एथिक्स का मॉड्यूल निकाला, जो वो हर मेंस के पहले निकालते हैं यूपीएससी में। तो उसमें वो क्या करते हैं, करंट के बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल केस स्टडीज़ के रूप में देते हैं। जैसे कि एक बीडी शर्मा जो पेशा एक्ट जो आईएएस थे वो छत्तीसगढ़ के, तो मुझे वहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल मिल गया। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मैंने वहाँ से निकाले। तो फिर वो एथिक्स में प्रैक्टिस के द्वारा डाले, जितनी प्रैक्टिस की जा सकती थी, तो वो इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ऐसे मैंने कुछ करंट तैयार किए और फिर उसको आंसर राइटिंग के द्वारा उसमें डाला। तो मुझे लगता है कि यदि मेंस में मेरा ठीक-ठीक स्कोर रहा है, तो कहीं न कहीं इसका बड़ा रोल रहा है कि मैंने करंट की चीज़ें और एक अप लेवल की चीज़ें जो एक एक पारंपरिक डायनामिक अप्रोच रखी है। जी, एक एक हाँ, साधारण जो विद्यार्थी अप्रोच रखता है, उससे कुछ हट के आपने हाँ, अप्रोच जो रखी है। कोचिंग कल्चर है, जो उससे कोचिंग हट कल्चर के से हट थोड़ा-सा। के अप्रोच रखी है। हाँ, जैसे कि सर ने बताया कि सर रिपोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे और इसके अलावा ऑफ़िशियल रिपोर्ट्स पे जैसे कि बिल्कुल। ध्यान दी और मेरे ख़्याल से अब जनसंपर्क के द्वारा भी हाँ, जनसंपर्क की मध्य साइट प्रदेश के द्वारा भी जनसंपर्क हाँ, की साइट, मध्य प्रदेश सरकार का सर्वे, सर्वे बिल्कुल, ये बिल्कुल। बजट, ये ये मतलब आप गवर्नमेंट की सर्वे और गवर्नमेंट की साइट्स पे ज़्यादा ऑथेंटिक विश्वास रखें, ना कि किसी भी मतलब कि संस्थान द्वारा प्रोवाइड कराए गए आपको जो भी सामग्री है, नोट्स जिसे आप माने। तो चूँकि आप खुद मेहनत करेंगे तो आपको याद भी रहेगा और बिल्कुल, आपकी मेमोरी में बैठेगा भी बिल्कुल, और आपको एक डायनामिक अप्रोच मिलेगी। बिल्कुल। तो करंट अफेयर के लिए सर का कहना ये है कि आप गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं उनको और उसके अलावा यूपीएससी के कुछ जैसे कि सर ने विज़न का भी बताया और दृष्टि का भी बताया, आप उसका सहारा ले सकते हैं। तो सर बिल्कुल और उसमें डेली न्यूज़पेपर भी हाँ, ज़रूर डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं तो अवश्य पढ़ें, वो तो आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी और आपके व्यक्तित्व विकास के लिए भी जी, बिल्कुल। आवश्यक है। तो ये बात हो गई हमारे मेंस की। तो इन 2 के अलावा भी साक्षात्कार भी होता है, उसके भी प्रश्न मैं आपसे पूछूँगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें आपकी तैयारी में दोस्तों की क्या भूमिका रही? जी सर। सर चूँकि मुझे एक सफलता मिली है, तो ये बिल्कुल अकाट सत्य है कि ये मेरी अकेले की सफलता नहीं है। मेरे परिवार का तो सहयोग रहा ही, लेकिन एक और मुझे सीढ़ी की आवश्यकता थी, तो वो मुझे मेरे दोस्तों ने दी है। चूँकि मेरा एक छोटा-सा मैं किराए के घर में रहता हूँ सर, हम 12-13 साल से किराए के घर में। एक छोटा-सा घर है, 2 कमरे हैं, उसमें 6-7 लोग रहते हैं। तो और वहीं पे सब्ज़ी का भी काम है और दूसरे वो हैं। तो ऐसी स्थिति में पढ़ना बड़ा जटिल काम हो जाता है। तो मैंने कुछ समय तक तो लाइब्रेरी में जाके सरकारी लाइब्रेरी में जाके पढ़ा, लेकिन चूँकि वहाँ पे भी मैं अलग-थलग था, मेरे दोस्त लोग सब इधर थे। तो जब मेरे दोस्त शुभम ने देखा कि ये अलग से नहीं पढ़ पा रहा है या इसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसने मुझे यहाँ बुला लिया कि यहाँ तुझे कुछ नहीं देना है, ना किराया देना है, ना खाने का कुछ। यहाँ आना है और पढ़ना है। पूरा माहौल दिया, रूम में रूम दिया। इसके बाद मेरे स्कूल के 2 दोस्त हैं, एक मुस्कान सोनी और एक प्रमोद। तो दोनों ने मुझे पर्याप्त सहयोग दिया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे साइकोलॉजिकली। एक एटमॉस्फेयर दिया और दूसरा इसके बाद हमने तैयारी के स्तर पर एक मुस्कान सोनी और मैंने नोट्स के हमने काफ़ी सहयोग किया कि उन्होंने बनाए, मैंने बनाए, साझा किए। तो इससे मेरी तैयारी जो मुझे प्रथम बार में सफलता मिली, तो मुझे नहीं लगता कि यदि ये सहयोग मुझे नहीं मिलता तो मुझे ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। इसके बाद इंटरव्यू के स्तर पर मुझे लोकेश भैया और बाकी जो सीनियर्स हैं, उन्होंने गाइड किया कि इस तरीके से दिशा में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज मैं जो दीवार के रूप में दिख रहा हूँ, उसकी ईंटें मेरे दोस्त हैं। बिल्कुल। तो जी, अच्छे दोस्त हों तो आपका बेड़ा पार है और नहीं तो फिर नैया डूब भी सकती है। बिल्कुल सर। बिल्कुल, तो आपके दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया और जिस रूम के बारे में ज़िक्र कर रहे थे हमारे भाई आशीष जी, उसी रूम में बैठकर हम उसी संघर्ष की जो कहानी लिखी आशीष भाई ने जिस रूम में बैठकर, आज हम उसी रूम में बैठकर उनकी सफलता की गाथा सुन रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आपके दोस्तों की बहुत अच्छी भूमिका रही है आपके जी, उसमें। तीसरा चरण जो होता है इस परीक्षा का, वो है इंटरव्यू और मैं बताना चाहूँगा हमारे दोस्तों को कि सर का ये पहला साक्षात्कार था और पहले साक्षात्कार में सर ने अच्छी जो हमारी एक पोस्ट होती है असिस्टेंट डायरेक्टर जो एक प्रतिष्ठित पोस्ट में से मानी जाती है, उसका उसमें चयन लिया है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे होती है सर? क्योंकि ये 2 तो जो हमारे स्तर हैं वो तो बहुत अलग हैं, लेकिन इंटरव्यू जो तीसरा स्तर है, वो इन दोनों स्तरों से बहुत अलग है। बिल्कुल। तो उसकी तैयारी का प्रारंभ कैसे होता है सर? जी सर।
सर मेरा मानना है कि हमारे जो 3 स्तर होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का साक्षात्कार का जो स्तर होता है, तीनों के लिए हमें अलग रणनीति की आवश्यकता होती है। प्रीलिम्स में हमें थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी का यूज़ करना होता है कि हम थोड़ा कैलकुलेटेड वे में जाएँ। मेंस में हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है कि जितना हम झोंक सकते हैं अपने आप को, उतना झोंकें। और इंटरव्यू इन दोनों का मिक्सचर होता है कि जहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क के साथ-साथ हार्ड वर्क भी चाहिए। और सच कहूँ तो इंटरव्यू की तैयारी महीने 2 महीने की नहीं होती है। ये पिछले 2-3 साल से जो आप बन रहे होते हैं, जो आपका व्यक्तित्व बन रहा होता है, वो अंत में निकल के इंटरव्यू का निचोड़ बनता है। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू की एक समग्र तैयारी की जानी चाहिए। आपको जो अपने आस-पास विषय चल रहे हैं, जिससे समाज प्रभावित हो सकता है, उस विषय पे एक बैलेंस्ड राय प्रस्तुत करना आना चाहिए। इसके लिए अब कई लोग होते हैं जो कॉलेज में एक्टिव होते हैं, तो वहाँ से डेवलप करते हैं। कई लोग कॉलेज में अवसर नहीं मिल पाता है, तो फिर बाद में सराउंडिंग एक्टिविटीज़ से, दोस्तों से बात करके ऐसे डिस्कशन करके ये चीज़ हासिल करते हैं। कुछ लोग मिरर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तरीके से इंटरव्यू के स्टेज में इंटर किया जाता है। इसमें मॉक का बहुत नाम लिखा जाता है, जी। मतलब नाम लिया जाता है कि मॉक इंटरव्यूज़, तो मॉक इंटरव्यूज़ का कितना महत्व होता है? सर मुझे लगता है कि कोई भी काम आप शुरू करें, कोई भी इनिशिएटिव लें, तो आपका सबसे पहले क्यों क्लियर होना चाहिए कि आप उसे करना क्यों चाह रहे हैं। मॉक देने का उद्देश्य क्या होता है कि मॉक हम इसलिए देना चाहिए कि हम बोलने का अभ्यास कर सकें। हम जो सोच रहे हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारा जो ज्ञान है, हम उसको किस रूप में हमारे शब्द के रूप में जा रहे हैं, वो हम देख सकें। यदि आप में ये गुण पहले से विद्यमान है, जो एकेडमिकली कुछ लोगों में होता भी है सर, तो आप फिर अपनी क्षमता के अनुसार मॉक जैसी चीज़ में जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप बोलने में थोड़े हिचकिचाते हैं, आप अपने आप को प्रेज़ेंट करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो फिर आपको मॉक जैसी चीज़ में आप 5-6 मॉक दीजिए। दोस्तों से लीजिए, आपके भाई-बहनों से लीजिए, सर लोगों से लीजिए। तो ये आपको उस माहौल में ढाल देते हैं, आपको कंफर्टेबल करा देते हैं। तो ये मॉक यदि आप इस उद्देश्य के लिए दे रहे हैं कि आपको बोलने की क्षमता का विकास करना है, तो आपको मॉक देना चाहिए। अदरवाइज़ आप अपने विवेक अनुसार निर्णय ले सकते हुँ, तो इसमें मॉक का महत्व सर ये बता रहे हैं कि आपकी तैयारी को जाँचने के लिए, युद्ध पूर्व युद्ध है। युद्ध पूर्व जैसे युद्ध का हैं। अभ्यास बिल्कुल, होता है सर, बिल्कुल सही वैसे है। हम मॉक का अभ्यास करके हाँ, हमारी ड्रेसिंग सेंस से लेकर बोलने की शैली तक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और चूँकि हम इतनी देर से सर से बातचीत कर रहे हैं, तो आप सर की बातचीत की शैली से समझ पा रहे होंगे कि सर का इस संदर्भ में तैयारी अच्छी ही थी सर। क्यों सर? सर अब ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, एकेडमिकली मैं थोड़ा इन्वॉल्व रहा हूँ उन चीज़ों में, तो और उसके बाद कुछ मैंने इंटरव्यू के लिए भी तैयारी की है, तो शायद उसी का मिक्स रूप अब मैं थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात होती है कि एक फॉर्म भराता है जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत विवरण पत्रक, बिल्कुल सर। ठीक ना? जिसमें पर्सनल जानकारी होती है। तो इंटरव्यू की दिशा निर्धारित करता है क्या ये? सर मेरे मामले में मैं कहूँगा बिल्कुल करता है, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, वो पूरा डीएएफ पे ही पूरा गया था कि मेरे बैकग्राउंड पे, मेरे एकेडमिक्स पे और मेरी हॉबी पे। तो आप जो उसमें लिख रहे हैं, तो समझिए कि वो तीर के रूप में वापस आपको मिलने वाला है। अब ये आपके आप पे निर्भर है कि आप कितने परिपक्व हैं उसको झेलने के लिए। उड़ता तीर पकड़ने के लिए मैं ये शब्द ये यूज़ करूँ। तो डे बिल्कुल मायने रखाता है। आपको उसकी तैयारी यदि इंटरव्यू आपका सही दिन और सही समय पे, सही परिस्थिति में हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो डे पर जाएगा। तो डे मायने रखाता है। तो डेफ ही कुंजी है, मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल, अगर आप कुछ तैयार कर सकते हैं तो वो है बिल्कुल। डेफ या व्यक्तिगत विवरण पत्रक हम जिसे बोलते हैं। इसमें ज़िक्र आया हॉबी का, जी, तो सर हॉबी आपकी क्या हॉबी रही थी? और वो वास्तविक में आपकी हॉबी थी जैसे कि या कई लोग बनाते हैं हॉबी इंटरव्यू से पहले, जी। वैसी हॉबी थी? सर हॉबी के मामले में मेरा मत क्लियर था कि मुझे जो जेन्युइनली आता है, जो मैं करता हूँ, जिससे मुझे अच्छा लगता है, मैं वही दर्शाना चाहूँ। तो मैं एक तो विपश्यना मेडिटेशन में हुँ। इंटरेस्टेड रहता हूँ और दूसरा मैं पोएट्री राइटिंग करता हूँ। तो ये दोनों ऐसी हॉबी हैं कि जो आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये आपको लंबे समय से यदि आप कर रहे हैं तो ही हॉबी बन पाएगी, अदरवाइज़ तो जहाँ तक आपने बताया कि विपासना मेडिटेशन आपकी हॉबी है, तो विपासना मेडिटेशन अन्य मेडिटेशन से कैसे अलग है? जी सर। सर ध्यान की जो बहुत सारी पद्धतियाँ चलती हैं, अलग-अलग, लेकिन जो सभी ध्यान की पद्धतियाँ हैं, उनका उद्देश्य एक होता है कि मन को एकाग्र करना सिखाना। तो विपश्यना भी मैं नहीं मानता कि कुछ अलग सी विधि है। हाँ, इसमें कुछ मूल तरीके अलग होते हैं कि इसमें आपको तटस्थ रहना सिखाया जाता है। किसी साधन का यूज़ नहीं किया जाता है, आपको अपनी साँस को ही देखना होता है।
तो इन मामलों में ये अलग होती है, अन्यथा इसका उद्देश्य जो अन्य ध्यान की प्रक्रियाएं हैं उसी के समान है। तो अच्छा, इसी के समान है। और मेरे ख्याल से भोपाल में भी इसका कुछ सेंटर है जिसमें हम जा जी सकते हैं, जी तो इसके बारे में कुछ जानकारी आप बता सकते जी सर। सर इसके बहुत सारे वो क्या शिविर हैं, धम्म केंद्र हैं अलग अलग। भोपाल में भी एक है, कोलार रोड पे है। हैं? जी। वहाँ पर मैं जा चुका हूँ एक 10 दिन का शिविर करने। तो वो एक अच्छा केंद्र है यदि आप ध्यान में और इंटरेस्ट रखते हैं और फोकस बढ़ाने के लिए करना चाहते तो उसमें तो हमने सुना है कि सर मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। हैं। जी सर, थोड़ा कठोर दिनचर्या होती है, मोबाइल अलाउ नहीं होता है, कुछ कुछ भी अलाउ नहीं होता, सिर्फ आपको ध्यान करना होता है। ना आप बात कर सकते हैं, मौन व्रत धारण करना होता है, ना आप किसी को देख सकते हैं, आपको अपने काम से काम रखना होता है। और दूसरा कि पूरे समाज से आप कट से जाते हैं, 10 दिन नो कोई कनेक्शन नहीं होता है, जैसे आप किसी टापू पे छोड़ दिए गए हैं। तो वैसा जीवन होता है। लेकिन जो 10 दिन के बाद की अनुभूति होती है, उसका वो अनुभूति के स्तर पर ही है, उसका वर्णन करना आसान नहीं है। न- तो तो हम जैसे लोग सर जो 10 मिनट मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, उनके लिए क्या है सर उपाय? सर ऐसा नहीं है, चूंकि मोबाइल सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चय हम करें, और हम जब ये देखते हैं कि ये चीज हमको लाभ पहुंचाने वाली है, हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है, तो हमें इतना निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि हमारे लिए जो बेहतर है हम उसको अडॉप्ट कर सकें, हम्म। और कुछ समय के लिए जो हमें लगता है कि डिस्ट्रैक्ट करती है उसे होल्ड कर सकें। हम्म। तो सुन रहे हो दोस्तों, भाई छोड़ना है खराब चीजों को और अच्छी चीजों को अपनाना है, ये तो सबको पता है। हम सबको पता रहता है मेरे ख्याल से गलत क्या है सही क्या है, तो लेकिन फिर करना भी हम नहीं करते हैं। बिल्कुल। यही तो सबसे बड़ी बात है सर, गलत करने में ही जब मजा आने लगता है लोगों को तो फिर वो गलत करते तो चले जाते हैं। सर मैं मानता हूँ कि आपको दिख रहा है कि कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ कमियां हैं, और आपको पता है कि कमियां हैं और मुझे इसे सुधार करना है। और यदि आप पहला कदम उन्हें सुधारने के लिए नहीं उठा उठाओ। लेते हैं, आप मान लीजिए आप 50% जीत चुके हैं। बिल्कुल और यदि आपसे सोचने के स्तर पर तो रहते हैं, समझिए कि वो चीज और गहरी होने वाली है। आप भविष्य में और ज्यादा नुकसान में होंगे। तो सही समय रहते हैं, जब आपको लगे कि सही गलत, समय पे सही कदम उसी समय आवश्यक है। आप उसको कदम उठा लीजिए। बिल्कुल। तो ये तो बात रही हमारी विपासना की। इसके बाद एक दूसरी हॉबी भी है शायद सर आपकी, और जो है कविता लेखन। जी सर। तो कैसे, मतलब ये हॉबी कैसे आपकी डेवलप हुई? सर चूंकि स्कूली समय से ही 10th के बाद से ही मुझे थोड़ा इंटरेस्ट इसको पढ़ने में आया है। जो हिंदी की किताबें आती हैं हमारे सिलेबस में, वहाँ मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ी रुचि जागी। और जब हिंदी के सर लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि ये भी एक माध्यम है अपनी बात को कहने का। और जब मैंने वो शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा वो लिखने में, रिदम बनाने में। शुरुआत में मैं तुकबंदी पे ज़्यादा जोर दिया था। तो वहाँ से समझ आया कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है और मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी होती। तो मुझे एक अच्छा तरीका ये लगा। फिर मैंने धीरे-धीरे पर्सनल मुद्दों से लेके समाज के मुद्दों तक अपने आप को इसमें एक्सप्रेस करना चालू किए। तो मुझे लगा कि मैं इसमें आगे कंफर्टेबल हूँ और इसे आगे बढ़ा सकता हूँ। तो इसे फिर मैंने अपनी हॉबी के रूप में तो परस्यू सर ऐसा, चूंकि आपने हॉबी है तो आपने कई कविताएं लिखी होंगी, तो कुछ 4 लाइनें सुना सकते हैं सर? बिल्कुल सर, लिखी हैं। बट मुझे अभी एकदम से मेमोराइज़ नहीं है, क्या मैं देख के सुना। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से लिखी आपने तो सर देख के भी सुना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये कविता मैंने थोड़ा-सा इसका मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा एक जैसा कि मैंने कहा 3-4 महीने की एक कठिन अवधि होती है, कठिन अवधि। जहाँ पे आपको अनुशासन बनाना है और एक मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना होता है। तो चूँकि फैमिली कंडीशन थोड़ी-सी दिक्कतें थी और दूसरी समस्याएँ भी आती रहती हैं, एक वो। तो मुख्य परीक्षा देना मेरे लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहा। कहीं मैंने अपने मामा के इधर जाके मुख्य परीक्षा लिखी है, कहीं मैंने अपने एक दोस्त के भैया के रूम पे जाके मुख्य परीक्षा लिखी है। सर 24 में तो मैं आपके साथ था, एक बिल्कुल होटल में बिल्कुल, रूम होटल में लेके, रुककर जबकि मेरा घर परीक्षा लिखी। मुश्किल से 500 मीटर दूर है सर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी मैंने होटल में रूम लेके, तो ऐसी स्थिति में जब खुद को बनाए रखना होता है, रोना भी आता है सर कई बार बिल्कुल। कि ऐसा क्या है जो दूसरों को है और हमारे हमारे अंदर पास नहीं। नहीं। तो ऐसे स्थिति में बनाए रखने के लिए मैंने एक कविता लिखी थी। जब मैंने मुख्य परीक्षा अच्छे से देने का मन, और मतलब हर डेली अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, सर ये कविता मैं प्रस्तुत करता हूँ, जो मैंने अपने अभिप्रेरणा के लिए लिखी थी। मुश्किलों से तुम इतना लड़ो कि मुश्किलें कहें अब बस भी करो। हार चुकी हूँ तुम्हें हराने की मद में, अब नहीं आगे बढ़ सकती मैं। हार चुकी हूँ तुम्हें हराने की मद में, अब अब नहीं नहीं आगे आगे बढ़ बढ़ सकती सकती। मैं। विजय शिखर पर है देवरूपी, काश तुम्हारा अभिनंदन कर सकती। पर अब मेरी क्षमता नहीं है तुम्हारे आसमान तक जाने की। पर अब मेरी क्षमता क्षमता नहीं नहीं है है तुम्हारे तुम्हारे आसमान आसमान तक तक जाने जाने की। की। जिन दीवारों को तुमने नित नित लांघा उन्हें फिर बनाने की।
अटल तुम्हारी श्रद्धा है, अटल तुम्हारा साहस है, ये युद्ध अब और नहीं लड़ सकती मैं, विजय शिखर पर है देवरूपी, काश तुम्हारा अभिनंदन कर सकते थे। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी कविता लिखी है इन्होंने। और मैं अंदर से फील कर सकता हूँ कि जब आपकी मेहनत इतनी हो जाए कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो मुसीबतें हैं, वही आपसे हार मान ले, तब समझ लेना कि आप सफल हो गए हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आशीष भाई आपसे बात करके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत मिलते बहुत रहते हैं। धन्यवाद सर। ठीक सर है। मैं लास्ट में इसमें सम अप करना चाहूँ कि एक राहत इंदौरी जी की पंक्ति है, मुझे बिल्कुल सर। लगता है कि हमें ये हमारे पूरी तैयारी के दौर को, हमारे जीवन को एक शेप दे सकती है कि ना हम सफर से ना हम नसी से निकलेगा, ना हम सफर से ना ना हम हम नसी नसी से से निकलेगा, निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है हम ही हम से ही से निकलेगा। निकलेगा। तो बहुत बढ़िया। आपको खुद प्रयास करना होगा, अपनी राहें खुद बनानी होगी, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी। बिल्कुल। और सर इस संदर्भ में कहा भी जाता है कि मरने पे ही स्वर्ग मिलता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले मरना पड़ेगा यदि स्वर्ग देखना स्वर्ग है तो चाहिए। उतना कष्ट देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आशीष भाई से बात करके। जी। और आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। इसके अलावा भारत मंथन जो एकेडमी है उसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल और सर ने जो बुक लिस्ट शेयर करी है आप उस पर जानकारी ले सकते हैं उस बुक लिस्ट की, और प्री और मेंस की स्ट्रेटेजी के सेपरेट वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा बहुत आशीष भाई धन्यवाद आपसे। सर।